कहानी की शुरुआत में हम बेन और उसके कजिन एली को देखते हैं, जो उस वक्त एक ज्वेलरी की दुकान तक हीरा पहुंचाने का काम कर रहे थे। एली इस काम में नया था और साफ जाहिर था कि वो घबराया हुआ है। तब बेन ने उससे पूछा कि अपनी बंदूक लाया है ना, उसको लोड करके रख। दूसरी तरफ हम ड्यूस नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो अभी अभी जागा है। ड्यूस एक निहायत चालाक चोर और लटेरा है, जिसने आज तक न जाने कितनी चोरियां की हैं, मगर कभी एक जर्रा बराबर भी सबूत नहीं छोड़ा। अब वो अपने प्लान के मुताबिक एक आदमी ख्वाहिश करने लगा, जिसकी गाड़ी पर उसने पहले ही ट्रैकर लगा रखा था। उसने बड़े आराम से मसूद नाम के इस आदमी की गाड़ी को ओवरटेक किया और एक तंग सड़क पर गाड़ी बीच में रोककर डिग्गी खोल दी। जैसे ही मसूद गाड़ी से उतरा कि भाई साइड हो, रास्ता साफ कर, डेविड ने फौरन उस पर बंदूक तान दी और पूछा कि कोई हथियार तो नहीं है तुम्हारे पास। मसूद ने कहा कि गाड़ी के अंदर है। डेविड ने मसूद से उसके फोन का पिन पूछकर उसे डिग्गी में बंद कर दिया, ये कहते हुए कि पानी है इसमें। फिर उसने जल्दी से गाड़ी से उसका फोन निकाला और वहां से इधर ज्वेलरी की दुकान के मालिक सेमी ने बेन से नए लड़के के बारे में पूछा। फिर सेमी ने बेन को एक ब्रीफकेस दिया जो नकली हीरो से भरा हुआ था। फिर उसने अलग से सच बताया, वो लोग असल में हीरो के 2 सेट ले जा रहे हैं, जिनकी कीमत तकरीबन $3 मिलियन थी। असली हीरो को बेन के मोज़ों में छुपाया गया था। उसने बेन से कहा कि वो जो नया लड़का है ना, उसे इस बारे में मत बताना। बाहर जाकर सेमी ने अली से कहा कि अपनी बंदूक दिखा। बंदूक देखकर वो कहने लगा कि ये इतना पुराना असलहा कहां से लेकर घूम रहा है तू, कभी हाथ बढ़ जाएगी। उसने अली को एक बेहतर बंदूक देते हुए कहा कि काम पूरा होने के बाद वापस कर देना, और इशारा किया कि बाहर एक गाड़ी तुम लोगों को फॉलो करेगी, तुम्हारी सेफ्टी के लिए। जैसे ही बेन और अली वहां से निकले, ड्यूस ने दुकान के बाहर गाड़ी खड़ी की और उनका पीछा करना शुरू कर दिया। जब वो एकदम सुनसान डिलीवरी वाली जगह पर पहुंच गए, तो ड्यूस ने निकाब पहना, उनकी गाड़ी में टक्कर मारी और फौरन दोनों पर बंदूक तान दी। अली तो बेचारा वहीं जम गया। फिर ड्यूस ने बेन को उसके फोन पर उसके घर की वीडियो दिखाई। वीडियो दिखाते हुए उसकी बीवी का नाम लिया और कहा कि मेरा आदमी तेरे घर के बाहर खड़ा है। उसने अली से कहा कि दोनों अपने फोन और गन्स मेरी गाड़ी के अंदर फेंक दो, जो अली ने फौरन कर दिया। उसने असली हीरे और उनकी कीमत का सर्टिफिकेट दोनों मांगे और साथ ही ये भी साफ कह दिया कि मुझे ब्रीफकेस में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब बैन ने पहले तो ना समझने का ड्रामा किया कि भाई मुझे तो ब्रीफकेस ही मिला था, लेकिन ड्यूस ने सीधा कहा कि ये हीरे हैं, मुख्तसर में मालिक को इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिल जाएंगे, तो क्यों अपनी जान दे रहा है। उसको बहुत कुछ मालूम था, इसलिए बेन ने आखिरकार मान ही लिया कि असली हीरे उसके बाएं मोजे में छुपे हुए हैं। उसने आहिस्ता से उन्हें निकालकर दिखाया। ड्यूज ने हीरे ले लिए और जल्दी से मसूद को अपनी गाड़ी की डिक्की से बाहर निकाल दिया। लेकिन इतने में अली ने चुपके से अपनी पुरानी बंदूक निकाल ली, जो अभी भी उसके पास ही थी। अब जैसे ही ड्यूज वहां से जाने लगा, अली ने फौरन उस पर गोली चलाई, लेकिन इसकी वो पुरानी बंदूक मिस फायर कर गई और ड्यूज पॉइंट ब्लैंक रेंज से भी बच गया। फौरन एक्शन लेते हुए पीछे ली और तेज रफ्तारी से वहां से निकल गया। वो शहर की सड़कों से होता हुआ एक पार्किंग गैराज में घुस गया, मगर वो साफ तौर पर हिल गया था, क्योंकि आज वो मरने के बहुत करीब था। वहां उसने अपनी आंखों से कॉन्टैक्ट लेंस निकाले और खुद को साफ किया। फिर उसने गाड़ी को ढांप दिया और दूसरी गाड़ी बदलकर गायब हो गया। खैर, इसी दौरान हम डिटेक्टिव लो और उसके साथी को देखते हैं, जो हीरो की लूटमार वाले केस की तफ्तीश कर रहे थे। उन्होंने बेन से कुछ सवालात किए और इसकी टाइपिंग पर शक जाहिर किया। जिस दिन तुम $3 के हीरो को ले जा रहे थे, उसी दिन तुम्हारे साथ डकैती हो गई, और साथ ही चोर को तुम्हारी बीवी का नाम कैसे पता था। मगर बेन ने साफ तौर पर कहा कि मैंने कोई मालूमात लीक नहीं की। फिर एली ने तस्लीम किया कि जाते वक्त मैंने गोली चलाई थी, लेकिन निशाना ठीक नहीं लगा। डिटेक्टिव्स ने यह भी पूछा कि जब मौका था तो चोर ने गोली क्यों नहीं चलाई। खैर, लोग का मानना था कि यह काम किसी ऐसे मुजरिम ने किया है जो इन्हें काफी अरसे से ट्रैक कर रहा था। साथ ही वो जो भी इंसान है वो तशद्दुद से बचता है और इसी हाईवे के आसपास वारदात करके फौरन गायब हो जाता है। दूसरी तरफ इसी वक्त ड्यूस अपने फ्लैट पर पहुंच गया और हीरो को उसने कप में डाल दिया। जब उसने अपना निकाब देखा तो उस पर खून के धब्बे नजर आए। अचानक उसे एहसास हुआ कि शायद पार्किंग गैराज में जो गाड़ी छोड़ी है उसके अंदर भी खून रह गया हो। शाम को ड्यूस मिस्टर मनी नाम के अपने एक साथी से मिला, जो उसके चोरी किए हुए सामान को बेचने का काम करता था। उस आदमी ने पूछा कि सब कैसा चल रहा है। तब ड्यूस ने बताया कि आज चोरी में थोड़ी गड़बड़ हो गई, मैं बाल बाल बचाऊं मरने से, यहाँ से गोली गई है। इसके साथ ही उसने कहा कि अगला प्लान जो हमने बनाया था वो बहुत खतरनाक लग रहा है, अब मुझे लगता है कि मैं शायद वो न कर पाऊं। इस पर उस आदमी ने सीधे सीधे पूछा कि इससे बेहतर प्लान है क्या तेरे पास। तो ड्यूस ने कहा कि मैं इस पर काम कर रहा हूं।
उस रात ड्यूस ने शॉरन के बारे में मालूमात निकालनी शुरू की, जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करती है। इसी वक्त शारन एक बहुत अमीर आदमी मोनरो नाम के को अपनी पॉलिसी बेचने की कोशिश कर रही थी। उसने उसके शानदार घर की तारीफ की और कहा कि कंपनी ऐसे ही लोगों को तो बचाना चाहती है। सर, गरीबों के पास खोने को है ही क्या। उसने 4 और अमीर बूढ़ों की तारीफ की और लग रहा था कि मोनरोज की बात मानकर डील साइन कर ही देगा। लेकिन फिर गलती से शारन ने मोनरो की होने वाली मंगेतर, जो कि बहुत जवान थी, उसे इसकी बेटी समझ लिया और वहां से डील होने के इम्कानात भी कुछ कम हो गए। जब इसके साथियों ने पूछा कि डील हुई या नहीं, तो उसने कहा कि वो अभी सोच रहा है। फिर उसने अपने बॉस से दोबारा अपनी प्रमोशन के बारे में पूछा, लेकिन बॉस ने बात टाल दी। खैर, जो $3 मिलियन के हीरो की चोरी हुई थी, उसकी इंश्योरेंस शॉरन की कंपनी ने ही कर रखी थी। उसने उससे कहा कि पुलिस में तुम्हारे ताल्लुकात है ना, तो तुम ये वाला केस संभालो। किसी भी तरह अगर जल्दी से जल्दी चोर पकड़े गए तो हमें ये पैसे नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन शारन मुनरो वाले केस से हटना नहीं चाहती थी, मगर मौके का फायदा उठाते हुए मिलन नामी लड़की फौरन बीच में कूद गई और उसने कहा कि मैं संभाल लूंगी। वो वाला काम खैर शारन को ना चाहते हुए भी मानना पड़ा। इस वक्त सैमी नामी इस ज्वेलर से भी डकैती के बारे में पूछगछ की जा रही थी। ये भी शक था कि कहीं इंश्योरेंस के पैसे हड़पने के चक्कर में चोरी खुद ही तो नहीं करवाई गई। मगर सैमी फौरन अपना दिफा करने लगा। उसने कहा कि मैं 27 साल से अपनी दुकान चला रहा हूं और साथ में 2 और स्टोर भी बना चुका हूं। अब मैं अपनी शोहरत को खतरे में क्यों डालूंगा। उसने जोर देकर कहा कि मैंने डिलीवरी के बारे में किसी को फोन नहीं किया, सिर्फ एक मेल भेजी थी। ये सुनते ही डिटेक्टिव लो समझ गया, अगर चोर ने उसकी ईमेल ही हैक कर ली हो तो उसे शिपमेंट की सारी मालूमात मिल गई होगी। वहीं दूसरी तरफ डीवीएस अपने हैकर को पैसे दे रहा था ताकि वो शेरन के सोशल मीडिया को अच्छी तरह देख सके। वो जानना चाहता था कि वो किन किन लोगों से बात करती है। यहाँ से ये बात साफ हो गई कि वो सिर्फ डकैती की प्लानिंग नहीं करता था, वो इंश्योरेंस वालों की तरफ से भी पता लगाता था कि किसके पास कौन सी कीमती चीज है जिसका वो इंश्योरेंस ले रहे हैं। बाद में डीवीएस जब एक रेड लाइट पर रुका था तो माया नाम की एक औरत ने उसकी गाड़ी को टक्कर मार दी। वो गुस्से में पूछने लगी कि तुमने गाड़ी क्यों रोकी। डीवीएस में पुरसुकून रहकर लाल बत्ती की तरह क्या और पूछा कि तुम ठीक हो। वो घबराकर बोली कि मैं लेट हो रही थी और ये गाड़ी मेरे बॉस की है। एक्सीडेंट के बाद माया ने डीवीएस से कहा कि अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस दिखाओ, मैं सब कुछ ठीक करवा दूंगी। गलती माया की थी, लेकिन डीवीएस पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था। उसने गाड़ी से नोटों की गड्डी निकाल कर कहा कि मैं अभी आपका जितना नुकसान हुआ है भर देता हूँ। माया ने उसे गौर से देखा और पूछा कि क्या तुम हमेशा इतने पैसे साथ रखते हो। मगर डीवीएस ने बात बदलते हुए कहा कि मेरे पास फिजूल वक्त नहीं है, जल्दी बताओ कितने पैसे चाहिए। माया ने इनकार कर दिया। उसने कहा कि कंपनी की गाड़ी है, मुझे सही तरीके से रिपोर्ट करना पड़ेगा वरना मुझे नौकरी से निकाल देंगे। जिसके बाद ड्यूस को मजबूरन उसे अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी दिखानी पड़ी। बाद में शारन एक कैफे में डिटेक्टिव लो से मिली ताकि हीरो की चोरी के बारे में बात कर सके। उसने कहा कि जूलर और कोरियर दोनों का लाई डिटेक्शन टेस्ट करवाओ। ये सुनते ही लो फौरन समझ गया कि इंश्योरेंस वाले पैसे देने से बचना चाहते हैं। खैर, फिर लो ने उसे कुछ डेटा दिखाया जिससे ऐसा लग रहा था कि वक्त में इंश्योरेंस कंपनी के अंदर कोई शामिल हो। खैर, फिर लो ने बातों बातों में बताया कि जो लोग तुमसे इंश्योरेंस कराते हैं उन्हीं के यहाँ पर चोरी हो जाती है। इससे तो ऐसा लग रहा है कि इंश्योरेंस कंपनी में कोई अंदर का आदमी मिला हुआ है चोरों से। खैर, बाद में पुलिस स्टेशन जाकर भी लो ने इसी थ्योरी पर काम किया। उसने पुराने केस निकाले, छोटी मोटी लूट को हटा दिया। क्योंकि चोर तशद्दुद से बचता था तो उसने ज्यादा तशद्दुद वाले केस भी हटा दिए। जो केस बचे उनके अंदर उसे एक पैटर्न नजर आया। ये सब हाईवे नंबर 101 के पास ही हो रहे थे। इन तमाम लूटमार के केसेस में कहीं भी बिला वजह तशद्दुद नहीं हुआ और लूटने वाला बहुत सफाई से बचकर निकल गया। अब लोगों को पूरा यकीन हो गया था कि सबके पीछे एक ही आदमी है। लोगों के बॉस को इसकी थ्योरी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इतने सारे केसेस को दोबारा खोलना डिपार्टमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, उनकी बदनामी हो जाएगी। मीडिया में उसके बॉस ने सीधे तौर पर कहा कि पुराने मुर्दे मत उखाड़ो, हमारा काम है हलशुदा केसेस का नंबर। हाँ ना, ये सुनकर लो मायूस होकर वहां से चला गया। उसे पूरा यकीन था कि इन केसेस में जिसे भी पकड़ा गया है वो गलत ही है। वो दूसरी तरफ मिस्टर मनी और मान नाम के एक आदमी से मिला जिससे वो अगला मिशन करवाना चाहता था, क्योंकि अब ड्यूज ने तो इसे करने से इनकार कर दिया था, ये कहकर कि बात रिस्की है, किसी को चोट लग सकती है। लेकिन प्लान तैयार था और अरमान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि किसी को चोट लगे या कोई मरे, तो वो फौरन मान गया।
अगले दिन प्लान के मुताबिक एक डिलीवरी वाला बंदा हीरे एक ब्रीफकेस के अंदर लेकर आया और उसे अपने हाथ से हथकड़ी से बांधकर जैसे ही अंदर दाखिल होने लगा, पीछे से अरमान उस पर टूट पड़ा। उसने बंदूक दिखाकर सबको डराया। उसके अंदर रहम नाम की कोई चीज नहीं थी। उसने कुरियर वाले को बहुत मारा और आखिरकार चाबी निकाल ली। फिर एक औरत को उठाकर उसने जबरदस्ती सारे जेवरात एक बैग में भरने को कहा और आखिर में भी गोली चलाकर सबको डराने के बाद वहां से निकल गया। इसी दौरान ड्यूज ने माइक के नाम से मैसेज भेजा और उसे डिनर के लिए बुलाया। माया मान तो गई, लेकिन इस रात वो डेट के लिए थोड़ी देर से पहुंची। ये जगह माया को कुछ ज्यादा फैंसी लगी। उसने कहा कि मैं किसी आम सी जगह जाना चाहती हूँ, तो दोनों वहां से निकलकर एक स्ट्रीट फूड वाली जगह पर आ गए। क्रिस की इस खतरे से भरी हुई ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी में माया एक रंग की तरह आई थी। उनकी डेट भी काफी अच्छी रही। माया के जाने के बाद ड्यूस पास ही एक टेलीविजन देखने लगा। ब्रेकिंग न्यूज में एक ज्वेलरी शॉप के अंदर हुई दिखाया जा रहा था, जो आज सुबह तकरीबन 10 बजे हुआ था। लुटेरा पूरे वक्त मोटरसाइकिल हेलमेट पहने हुए था, जिसकी वजह से उसका चेहरा कोई नहीं देख सका। रिपोर्टर ने उसे भी काफी अरसे से जारी प्रोफाइल चोरियों से जोड़ दिया। पुलिस गवाहों की मदद से कोई सुराग इकट्ठा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अफसोस किसी के पास भी चोर के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। फिर लू ने फुटेज को गौर से देखा। उसे कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। जगह, तरीकाकार और अंदाज काफी हद तक पैटर्न से मिल रहे थे, लेकिन इस चोर हरकतें अलग लग रही थीं, क्योंकि पिछला चोर लड़ाई झगड़े और तशद्दुद से बचता था, मगर इस वारदात को अंजाम देने वाला चोर गुस्से से भरा हुआ था, लोगों को मार रहा था। सबको पूरा शक था कि या तो चोर बदल गया है या फिर किसी और ने यह काम किया है। इधर ड्यूस गुस्से में मिस्टर मनी से मिलने गया। उसने सीधा सीधा कहा कि यह मेरा प्लान था, ऐसे कैसे किसी और से करवा लिया। मगर मनी कहने लगा कि तूने क्या ही किया है, तेरी तो हिम्मत ही नहीं थी इस काम की। ड्यूस ने जोर दिया कि बात पैसे की नहीं है, भरोसे की है। तब मनी ने कहा कि होता ना तो तू यहां तक पहुंचा ही ना होता। इस तरह दोनों के दरमियान बात कुछ और बिगड़ गई। फिर बाद में मनी ने अरमान से मिलकर एक नया प्लान बनाया। अब वो खुद कुरियर को लूटने के बजाय ड्यूस को काम करने देंगे और बाद में उसी को लूट लेंगे। सारा रिस्क उसका और बाद में हम निकल जाएंगे। फिर मनी ने अरमान को एक हैकर का नाम दिया, जिसे ड्यूस इस्तेमाल करता है और जहां भी जाएगा वहां जरूर जाएगा। जल्द ही ड्यूस अपने कॉन्टैक्ट से नई मालूमात लेकर निकला। इतने में और चुपके से उसकी गाड़ी पर एक ट्रैकर लगा दिया। इधर अपने फ्लैट पर वापस आने के बाद डीवर्स ने शिरन के शेड्यूल और उसकी पर्सनल तफसीलात पर ध्यान से तहकीक की। फिर अगले दिन वो उसे बड़े नॉर्मल तरीके से बाहर मिला। उसने इसकी गाड़ी की तारीफ की तो शिरन ने मजाक में कहा कि जिंदगी बोरिंग गाड़ियों के लिए बहुत छोटी है। शिरन ने इससे पूछा कि तुम्हारे पास कौन सी कार है, तो उसने पूरे स्टाइल में जवाब दिया कि ये इस पर मुनहसिर है कि कौन सा दिन है। आज तो मेरे पास एक खास गाड़ी है। इस पर शिरन हंसी और बोली कि अगर तुम इतनी गाड़ी बदल सकते हो तो मुझे भी तुम्हारा ही काम ज्वाइन कर लेना चाहिए। तब ड्यूस ने इससे कहा कि अच्छा चलो मॉडल गैस करो, कौन सी कार है। अगर तुमने सही अंदाजा लगाया तो मैं तुम्हें चाबी दे दूंगा। फिर उसने थोड़ा सोचा और एक गाड़ी का नाम लिया। साथ ही उसने कलर भी गैस किया। कलर तो बिल्कुल सही था, लेकिन बदकिस्मती से मॉडल गलत निकला और इस तरह दोनों के दरमियान जबरदस्त बातचीत शुरू हो गई। ड्यूस ने शिरन को भी अपना नाम माइक बताया। उधर पुलिस स्टेशन में टीम ने डकैती की आखिरी कैमरा इमेज देखी। अब लो ने दोबारा पूछा कि ये जो है ये 101 हाईवे के आसपास कभी देखा गया है, जिसका जवाब था नहीं, ये हाईवे पर नहीं आया। जिसके बाद लो ने कहा कि आखिरी कैमरा यहाँ था और हाईवे के बीच में ज्यादा जगह नहीं है, इतने एरिया में उसने गाड़ी बदली है। उसने जोर दिया कि पूरे एरिया को सर्च किया जाए। बाद में माया डेविस के घर आई। उसने महसूस किया कि तुम्हारा घर कितना खाली लग रहा है, ना तो तुम्हारी कोई तस्वीर है ना कुछ और। तब डेविस ने कहा कि मुझे ये सब ज्यादा पसंद नहीं है। उसने म्यूजिक चलाया और डेविस को डांस के लिए खींच लिया। वो मजाक में कहने लगी किसी और को तुम्हें इंसान बनाना पड़ेगा। अब आहिस्ता आहिस्ता डेविस रिलैक्स हुआ और इन दोनों के दरमियान नजदीकी बढ़ गई। फिर अगली सुबह डेविस को एहसास हुआ कि कोई तो इसका पीछा कर रहा है। उसने अपनी गाड़ी चेक की और जल्द ही एक ट्रैकर ढूंढ लिया। अब उसने फौरन ही नया फ्लैट ले लिया और जगह बदल दी। इसी वक्त लो ने पार्किंग गैराज में छोड़ी हुई चोर की गाड़ी को ढूंढ निकाला। साथ ही फोरेंसिक को वहां खून की एक बूंद मिली। लो ने बड़ी उम्मीद के साथ उसे डी नेशनल इंसेम टेस्ट के लिए भेज दिया। फिर बाद में डेव एक वजह से एक आर्ट म्यूजियम में मिला।
डिनर के दौरान शीरन ने अपना काम समझाया कि वो अमीर क्लाइंट्स की महंगी चीजों की इंश्योरेंस करती है। तब डेविस ने उसे सच बताया। उनकी मुलाकात इत्तेफाक नहीं थी, वो उसके बारे में पहले से जानता था और उसे एक बिजनेस ऑफर देना चाहता है। मगर शीरन फौरन समझ गई कि वो एक चोर है। उसने सीधा इनकार कर दिया और कहा कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से काम किया है। लेकिन डेविस ने कहा कि तुमने किया होगा, पर जिन अमीर लोगों को तुम इंश्योरेंस दे रही हो उन्होंने तो पक्का नहीं किया। शीरन खड़ी हुई और वहां से चली गई। बाहर ड्यूज ने उसी राइडर को देखा जो उसका पीछा कर रहा था। इसने फौरन अपनी गाड़ी उसके पीछे लगा ली और दोनों के दरमियान एक चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो गया और मान काफी देर तक बचकर भागता रहा, लेकिन आखिरकार एक गाड़ी से टकराकर नीचे गिर गया। फिर वो लंगड़ाता हुआ एक पास वाली बिल्डिंग में गया। वहां पर ड्यूज भी पहुंच गया और उसने अपनी बंदूक तानते हुए कहा कि मुझसे दूर रहना, समझा। इसी दौरान हम देखते हैं कि शीरन एक योगा क्लास में लू से टकरा गई। तभी लू को हाईवे नंबर 101 के पास एक पुरस्कार आदमी के बारे में कॉल आई। दरअसल हाईवे 101 के पास ही एक दूसरा चोर चोरी कर रहा था, लेकिन जब पुलिस वालों ने गोलियां चलाईं तो पता चला कि ये तो एक बच्चा है। लू का तो मानना था कि उसके हाथ में बंदूक भी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस वालों ने फिर भी गोली चलाकर उसे मार डाला। इसी के साथ उसके बॉस ने सारे पेंडिंग केस ये कहकर कि इसी लड़के ने सारी चोरी की थी, यही है वो मैन चोर। उधर इंश्योरेंस ऑफिस में मिलन को वाहवाही मिल रही थी। असल में मनरो के साथ जो इंश्योरेंस डील चल रही थी वो आखिरकार पूरी हो गई। सारा मेन काम शीरन ने किया। मिलन आखिर में डील साइन करके आ गई। इसके बाद शीरन ने चुपचाप मार्क से अपनी प्रमोशन के बारे में बात की, मगर मार्क ने फिर से बात को टाल दिया। जब शीरन ने कहा कि मैं अपने सारे क्लाइंट्स लेकर किसी दूसरी कंपनी में चली जाऊंगी, तो उसका बॉस फिर उसकी बेइज्जती करने लगा कि बूढ़ी औरत को कौन लेगा, मुझे डराने की जरूरत नहीं है। उधर लो को डी नेशनल असेंबली टेस्ट की रिपोर्ट मिल चुकी थी। फिर वो बड़े ध्यान से उसे पढ़ने लगा, क्योंकि इसके अंदर एक उम्मीद थी कि शायद इससे सच सामने आ जाए। इसी दौरान शीरन अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला कर चुकी थी। उसने डेविड से राब्ता किया और कहा कि तुम कुछ प्लान बता रहे थे ना। उसने डीवीएस को बताया कि एक क्यूरियर आने वाला है जो मनरो नाम के एक अरबपति की शादी में 5.5 मिलियन की घड़ियां और हीरे ला रहा है। काफी आर्ट्स आएंगे। इस क्यूरियर के साथ तो सिक्योरिटी बहुत सख्त है, लेकिन उनके प्लान में कुछ कमजोरियां भी थीं। असल में वो आदमी टैक्स बचाने के लिए कैश में अदायगी कर रहा था। इसका मतलब था कि तकरीबन $1 मिलियन कैश भी वहां मौजूद होगा। ये सुनते ही डेविस फौरन चोरी के बारे में सोचने लगा। उसने पूछा कि कैश की सिक्योरिटी कैसी होगी, मगर शारन अभी इस बारे में पूरी यकीन नहीं थी। असल में इंश्योरेंस वाले सिर्फ और सिर्फ हीरो को कवर कर रहे थे, तो उन्हें इस बारे में पूरी मालूमात थी, लेकिन कैश इससे बाहर था। तब डेविड आया, क्योंकि ये बहुत रिस्की लग रहा था। लेकिन फिर शीरन ने बताया कि वहां $11 मिलियन का सामान है, इतना पैसा कि जिसके बाद सब कुछ छोड़ा जा सकता है हमेशा के लिए। मगर डेविस ने कहा कि पैसा तभी माने रखता है जब तुम उसे लेकर जिंदा बचकर निकल सको। डी नेशनल असेंबली रिपोर्ट में डेविस का नाम आ गया था। अब लूज के नाम पर दर्ज एक एड्रेस पर गया। वहां एक औरत ने दरवाजा खोला और लो ने झूठ बोल दिया कि मेरा नाम डिटेक्टिव लव्सनिक है, क्या आप डेविस नाम के इस आदमी को जानती हैं? औरत का रद्द अमल देखते ही वो समझ गए कि हाँ, ये जानती है। दूसरी तरफ डेविस ने एक वॉइस मेल सुनी जिसमें वही औरत उसे कॉल बैक करने को कह रही थी। जब डेविस ने उससे बात की तो पता चला कि पुलिस उसके बारे में पूछगछ करने आई थी। डेविस समझ चुका था कि इन्वेस्टिगेशन उसके करीब पहुंच रही है। फिर वो कैरियर की तफसीलात कंफर्म करने के लिए शीरन से मिला। तब शीरन ने अंदाजा लगाया कि डिलीवरी जुमा या हफ्ता को होगी। इतवार को शादी है तो उससे पहले ही हो जाएगी। तब डेविस ने उसे एक डिस्पोजेबल फोन दिया और कहा कि हर कॉल के बाद सिम कार्ड को तबाह कर देना। आयरन कहने लगी कि ज्यादा ही फिल्मी नहीं हो रहा है, लेकिन डेविस ने कहा कि यही तरीका होता है, फिल्मी कुछ नहीं है, इसमें सबूत नहीं छोड़ने, सफाई से काम करना है। फिर कुछ दिन बाद शीरन ने पूरे डिटेल में प्लान निकाल लिया और ये पूरी बात डेविस को भी बता दी। तभी अचानक औरमार वहां पहुंच गया और इस पर हमला कर दिया। तब डर के मारे शीरन ने वही कैश और हीरो की तफसीलात उसे भी दे दी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो सीधा लो के पास चली गई। अपनी जान के खौफ में उसने चोरी के बारे में सब कुछ कबूल कर लिया, जिसमें पूरा प्लान, पैसे, सब कुछ शामिल था। तब लो ने उसे डराना शुरू किया कि तुमने इतनी बड़ी चोरी का प्लान बनाया है तो तुम भी मुजरिम हो गई। अगर ये सब ऑफिशियल हो गया ना तो नौकरी तो छोड़ो, जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी अपनी हिफाजत के लिए। लो ने उससे कहा कि तुम अपने घर मत जाना और कुछ वक्त के लिए मेरे घर पर रुक सकती हो।
साथ ही उसने कहा कि इस माइक के बारे में मुझे हर छोटी से छोटी बात बताओ। ने एविडेंस रूम में जाकर ड्यूस के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने शुरू किए। इसी वक्त ड्यूस ने माया से कहा कि मुझे काम के सिलसिले में शहर छोड़ना पड़ेगा। माया को महफूज रखने के लिए ड्यूस ने उसे ज्यादा कुछ नहीं बताया और इस बात पर नाराज होकर वो रिश्ता तोड़कर चली गई। उसे खोकर ड्यूस बहुत परेशान था। खैर, फिर लूट वाले दिन ड्यूस एयरपोर्ट की तरफ बढ़ा, जबकि उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि ओरमान के पास भी पूरी मालूमात है और साथ ही लो भी उसके प्लान के बारे में जानता है। ड्यूस बड़ी होशियारी से ड्राइवर के पास गया और बंदूक तान कर उसे अगवा कर लिया। अब वो खुद ड्राइवर बनकर कोरियर को लेने जाने वाला था। वहीं लो मिस्टर फास्टर के नाम से अंडर कोरियर बैंक कोरियर से मिला। अब वो घड़ियों और हीरो वाला बैग लेकर खुद कोरियर बन के आ गया। गाड़ी में नकली ड्राइवर और नकली कोरियर दोनों मौजूद थे। जल्द ही वो इस होटल में पहुंच गए जहां मुनरो रुका हुआ था। जैसे ही वो कमरे में पहुंचे, ड्यूस ने फौरन बंदूक निकालकर सबको नीचे बैठने को कहा। साथ ही कहा कि वो कैश निकालो जो तिजोरी में भरा हुआ है। ड्यूस के कहने के मुताबिक जब वो ब्रीफ केस से घड़ियां और हीरो को निकालकर इसके लिए एक बैग में भरने लगा तो पता चला कि उसने अंदर एक बंदूक रखी हुई थी। उसने वो बंदूक निकालकर ड्यूस पर तान दी और बताया कि मैं एक पुलिस वाला हूं, सरेंडर कर दो। इस पर ड्यूस ने कहा कि मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, मैं अब जाकर अपना रिकॉर्ड खराब नहीं करना चाहता। हालात बहुत कशीदा हो गए और इसी वक्त ओरमान अंदर घुसा और उसने दोनों पर ही बंदूक तान दी। ड्यूस के बिल्कुल बरक्स ओरमान तशद्दुद में मुकम्मल यकीन रखता था। उसने बगैर रुके गोली मार दी। इसी अफरा तफरी में डेवियस ने वापस फायर किया और ओरमान को मार डाला। आखिरकार सब कुछ खत्म होने के बाद लो ने डेवियस से कहा कि मैं जानता हूं तुम ही हाईवे 101 वाले चोर हो। तुमने कभी किसी को खराश तक नहीं पहुंचाई, आज मेरी जान बचाने के लिए एक आदमी को मार दिया। लो का दिल बदल गया कि डेवियस एक अच्छा इंसान है जिसे माशरे की वजह से चोर बनना पड़ा। उसने कहा कि जल्दी से जो ले जा सकते हो ले जाओ। साथ ही उसने मुनरो से कहा कि जैसा मैं कहूंगा वैसा ही करना और ना ऐसी टैक्स चोरी की इंक्वायरी बिठाना, तेरे ऊपर की जेल में चक्की पीसेगा बूढ़े। उसने बैकअप को बुला लिया, ये कहकर के एक आदमी लूट मार करने आया था, उसे मैंने मार दिया है, साथ में मिस्टर मनरो को गोली लगी है। आखिर में दियूज ने अपने वादे के मुताबिक तकरीबन $3 मिलियन शैरन को भिजवा दिए और अपनी चमचमाती हुई गाड़ी लोग के लिए छोड़कर चला गया। उसने माया को भी एक चिट्ठी भेजी जिसमें उसके बचपन की एक तस्वीर थी, तो शायद हीरोइन भी मानी जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं